गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पीजीटी परीक्षा के वर्ष 2000, 2002, 2003 और 2004 में इतिहास विषय में आए प्रश्नों पर परिचर्चा कर ली है। इस परिचर्चा से हम लोगों को आए हुए प्रश्नों का ट्रेंड और रिवीजन में किन चीज़ों पर बल देना है, इन सब की जानकारी प्राप्त हो रही है। आज हम लोग इतिहास विषय में वर्ष 2005 में आए हुए प्रश्नों पर पहली क्लास करेंगे और पहली क्लास में हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 25 पर परिचर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अपना परिचर्चा जारी करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर सके। आइए, आज का जो है प्रश्न नंबर 1 है ना, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? विकल्प 1 है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प 2 है रास बिहारी बोस, विकल्प 3 है गुरदयाल सिंह, विकल्प 4 है शाहनवाज। ये देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी, ये बात हो रही है आजाद हिंद फौज की ना। तो कहा है गठन किसने किया? ठीक, गठन के लिए दो लोगों को श्रेय दिया जाता है। एक है कर्नल मोहन सिंह, दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें देखिए विकल्प में सुभाष चंद्र बोस हैं, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है। लेकिन अब हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आजाद हिंद फौज के गठन की परिस्थितियां क्या बनी, कि लोगों ने गठन किया और इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, ताकि आगामी परीक्षा में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उनको हम लोग जो है बेहतर ढंग से हल कर सके। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। हुआ क्या था, दिल्ली बम कांड से भागकर रास बिहारी जापान में आप्रवासी थे। हुआ क्या था, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर जो है चांदनी चौक में बम मार दिया गया था। यद्यपि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन इस कांड को जो है दिल्ली षड्यंत्र या बम कांड के नाम से जाना जाता है। उस के जो आरोपी थे रास बिहारी बोस, वो दिल्ली से भाग करके जापान आ गए थे। इन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 के बीच राजनीतिक समस्याओं के विचार विमर्श हेतु टोक्यो में, कहाँ पर? टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। अभी घोषणा हुई है, अभी गठन नहीं हुआ है। आगे आइए, इसके बाद क्या हुआ, 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक, इस बीच बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ। इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग का विधिवत गठन किया गया तथा सुभाष चंद्र बोस को एशिया बुलाने का निर्णय लिया गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे ना। हरपुरा और त्रिपुरी सम्मेलन के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। उसके बाद की परिस्थितियां हैं सुभाष चंद्र के साथ में, बोस के साथ में। अब यह हो गया रास बिहारी बोस का इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और इसने निर्णय लिया कि सुभाष चंद्र बोस को जो है बुलाया जाए नेतृत्व संभालने के लिए, आगे के कार्य देखने के लिए। अब आगे आइए, भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ अपने आप को जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। कहाँ? जापानी सैनिकों के साथ में। अब धार्मिक सिख थे ज्ञानी प्रीतम सिंह और जापानी सेना या सैनिक अधिकारी थे
मेजर फुजीहारा ने इन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया। कैप्टन मनमोहन सिंह को ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीहारा ने प्रेरित किया, आप भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास प्रारंभ करिए। आगे क्या होता है? सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को मेजर फुजीहारा को सौंप दिया, जिसे उसने किसने मेजर फुजीहारा ने कर्नल मोहन सिंह को सौंप दिया। फिर कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया? सितंबर 1942, डेट याद रखिए, सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से आजाद हिंद फौज का गठन किया। मतलब पहली बार कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का गठन किया। ये कब किया? सितंबर में। और दिसंबर में क्या हुआ? दिसंबर 1942 में मोहन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और उनके साथ आईएनए माने इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन हो गया। ये था कर्नल मोहन सिंह के समय की गतिविधियां। आगे आइए, अब सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने इनवाइट किया था एशिया में आने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को कैसे आए, उसको हम लोग आगे एक प्रश्न की चर्चा में देख लेंगे। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं एक मुख्य परामर्शदाता बन गए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। समझ रहे हैं? 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के कारण जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए। एक तो सितंबर 42 में गठन किया कैप्टन मोहन सिंह ने, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में गठन किया दूसरी इंडियन नेशनल आर्मी। और इस विकल्प में कैप्टन मोहन सिंह नहीं थे, इस विकल्प में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसलिए विकल्प एक इसमें सही होता है। अब इसकी गतिविधियों को देख लिया जाए। आइए, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? यह उत्तर सिंगापुर। क्लियर? आगे चलिए। इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए। सरकार उनका पद क्या था? प्रधानमंत्री का था और मुख्य सेनापति का। अपने शपथ ग्रहण में कहा, सुभाष चंद्र बोस ने जब शपथ लिया तो क्या कहा? मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। उसमें 38 करोड़ आबादी थी भारत की ना, 38 करोड़ भारतवंशी थे, भारतवासी थे। तो उनके लिए उन्होंने जो है शपथ पढ़ा और नारा दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली के लाल किले की ओर कूच करो। एक नया युग नारा, यह नया युद्ध नारा बन गया। दिल्ली चलो, दिल्ली के लाल किले की ओर कूच करो। नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कब दिया? जब अस्थायी सरकार सिंगापुर में गठित कर लिया। ठीक, अब जो सरकार बनाई उसमें देखिए मंत्री भी बनाए। एच.सी. चटर्जी को वित्त मंत्रालय दिया, M.A. अय्यर को प्रचार प्रसार का कार्य दिया,
लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिला विभाग इत्यादि अपने मंत्रालय में सम्मिलित किया। सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मी रेजिमेंट महिलाओं के लिए बनाया, महिलाओं के लिए एक रेजिमेंट बनाया, उसका नाम क्या रखा, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज की 3 और ब्रिगेड बनी थी जिनके नाम क्रमशः थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखा गया। संसार की 9 शक्तियों या 9 देशों ने क्या किया था, उनको मान्यता भी दी थी। उसमें कौन कौन है, जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मांचुको, आयरलैंड ने इस सरकार को मान्यता दी, जो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने सरकार बनाई थी, अस्थायी सरकार। उस सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। मतलब ऐसे पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को चढ़ा सके। और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समझ गए, यह नारा किसका है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसका है, सुभाष चंद्र बोस का। इस सरकार ने क्या किया, 23 अक्टूबर जो अस्थायी सरकार थी, 23 अक्टूबर 1943 में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ब्रिटेन इत्यादि के विरोध में। जापान ने 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी की इस अस्थायी सरकार को दे दिया। वहां पर नेताजी स्वयं गए। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। प्रश्न बनेगा, शहीद द्वीप किसका नाम रखा गया, अंडमान का, और स्वराज द्वीप किसका नाम रखा गया, निकोबार का। 2 हमारे द्वीप समूह हैं, उनकी बात की गई। अब आइए, 4 नवंबर 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल, तिद्दिम इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। मतलब अब जो है आजाद हिंद फौज जो है ब्रिटेन के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई भी करने लगी। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी के नाम एक विशेष प्रसारण में कहा। उन्होंने 1944 को गांधी जी के लिए एक प्रसारण जारी करवाया था रंगून रेडियो से। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते थे। समझ गए। और फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि महात्मा गांधी को या गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे चलें। 22 सितंबर 1944 को बोस ने शहीदी दिवस मनाया। प्रश्न बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया? 22 सितंबर 1944 को। आजाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई। कोहिमा के स्थान पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर उन्होंने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें
अपनी स्वतंत्रता देता हूं, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। ये बात कही थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चले। मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार कर लिए जाने के बाद आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। कब? मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की घटना है। फिर 13 अगस्त 1945 को बोस सिंगापुर पहुंचे। 13 अगस्त के बाद 18 अगस्त 1945 को बोस और हबीबुर रहमान टोक्यो जाने के लिए फार्मोसा हवाई अड्डे से विमान से रवाना हुए। विमान उड़ते ही आग लग जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद बोस का पता नहीं चला। आज भी रहस्य बना हुआ है। आज भी हम ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की गतिविधियां। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है, लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा जो पूरा मामला है क्या है, इस पर प्रश्न बनता है। इसी के साथ उसको भी देख लिया जाता है। जब आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, यही है लाल किला मुकदमा प्रकरण, जो नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के जो सैनिक और अधिकारी गिरफ्तार हुए थे उन पर मुकदमा चलाया गया। कब? नवंबर 1945 में। एक प्रश्न है। दूसरा है कौन कौन से अभियुक्त थे ना? तो 3 अधिकारी, मुख्य अभियुक्त में 3 अधिकारी थे। मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। कौन कौन से? शहनवाज थे, सहगल थे और ढिल्लो थे। शहनवाज मतलब मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में 4 विकल्प देगा और कहेगा कि लाल किला मुकदमे प्रकरण में कौन नहीं थे। जो नहीं थे उनको अलग कीजिए ना। तो ये नाम आपको पता रहना चाहिए। इसके बचाव में कांग्रेस सक्रिय हो गई। समझ रहे हैं? और कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया और भूला भाई देसाई के नेतृत्व में ये पूछा है कि लाल किले में जो मुकदमा चला था तो वहां वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हमको क्या देना है? भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, पूरा कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू ने इनके पक्ष में दलीलें दी। समझ रहे हैं? ये भी नाम याद रखना चाहिए। तेज बहादुर सप्रू का, अरुणा आसफ अली का, के एन काटजू का, जवाहरलाल नेहरू का ना। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अब हुआ क्या? बचाव समिति में वकीलों का नेतृत्व भोला भाई ने किया, साथ इतने लोगों ने दिया। अब फौजी अदालत ने क्या किया? इन तीनों को फांसी की सजा दे दी। अब जब सजा दे दी तो देश में बहुत शक्तिशाली प्रतिक्रिया हुई और लोग सड़कों पर आ गए और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। क्या नारा लगा? लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारे लगे। इन गतिविधियों से विवश होकर के तत्कालीन वायसराय थे कौन? लॉर्ड बेबल ने अपने विशेषाधिकार
का प्रयोग कर इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। विवश होकर के मृत्युदंड की सजा को माफ करना पड़ा। अब जो है आजाद हिंद फौज और उस पर चले मुकदमे के संबंध में एक एक बारीक जानकारी हम लोगों ने एकत्रित कर ली है। अब कोई प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। आगे चले। प्रश्न नंबर 2 है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था। विकल्प 1 है इंडिया मैसेंजर, विकल्प 2 इंडिया गजट, विकल्प 3 है तत्व कौमुदी, विकल्प 4 है संवाद कौमुदी। तो क्या होगा, इससे पहले भी आपकी पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि इनका जो देखिए है, इन्होंने संवाद कौमुदी, कौन सा कौमुदी कब किया था? 1821 में। इसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा के विरोध में इन्होंने मत इकट्ठा किए थे, तर्क इकट्ठा किए थे इसी संवाद कौमुदी में। इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही है? 4 है। हमें और आपको पता है राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो और जो उनके पत्र हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। इसी पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। फिर आइए 1821 में एक दूसरी पत्रिका है बंगाली में, प्रज्ञा का चांद, ठीक। 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार व अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल क्रॉनिकल, ये वाला जो पत्रिका है मिरातुल अखबार, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ना। अगला आइए 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स नामक पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये भी पूछी गई है, किसकी जो है पुस्तक है तुहफातुल मुवाहिदीन, और उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। समझ रहे हैं। फिर आइए 1820 ईस्वी में क्या लिखा? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, बाइबिल पर आधारित है। इसको लिखने के बाद इनके विरोधी कहने लगे कि राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह से इनके विरोध में दुष्प्रचार भी किए गए। समझ रहे हैं। आइए वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन है तो उन्होंने वेद मंदिर नामक पत्र का संचालन किया। ये पत्रिका के बारे में है। और राजा राममोहन राय के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में और बेहतर जानना है तो पीजीटी परीक्षा 2002 की हम लोग पहली क्लास के प्रश्न संख्या 13 में विस्तार से चर्चा किए हैं। आपको गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर, प्रवक्ता प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए, आपकी स्पष्टता और बढ़ जाएगी। संख्या 3 है, मालविकाग्निमित्र के रचयिता हैं। विकल्प 1 है शूद्रक, नंबर 2 है कालिदास, नंबर 3 है भारवी, नंबर 4 है विशाख दत्त। तो मालविकाग्निमित्र के कौन लिखा था? कालिदास ने लिखा था, इसलिए विकल्प 2 सही है। आइए समझते हैं। मालविकाग्निमित्र कालिदास का नाटक है। यह शुंगवंशी अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा है। शुंगवंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग न, जिन्होंने लगभग 184 बीसी में स्थापना की थी। इन्हीं के पुत्र हैं अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं अग्निमित्र।
और उनकी अग्निमित्र की और मालविका की जो प्रणय कथा है, इसको कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में वर्णित किया है। और कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा में, भारत के महाकवि हैं। इनके रचनाएं हैं जिन हम जान लें: ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतल। ये महत्वपूर्ण रचनाएं इनके महाकाव्य हैं, जिनको अगर हम जानते रहेंगे तो परीक्षा में सही कर लेंगे ना। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 4 है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1948 ईस्वी में। विकल्प 1 है, विकल्प 2 है 1949 ईस्वी में, विकल्प 3 है 1950 ईस्वी में, विकल्प 4 है 1951 ईस्वी में। तो कौन सा सही विकल्प 4 है? 1951 से लेकर 1952 के बीच में प्रथम आम चुनाव हुए थे। आइए देखते हैं। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए थे। इससे पहले जब पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था, 2002 में प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया था, तो उसमें विकल्प में 51 नहीं था, तो हम लोगों ने विकल्प 1952 को सही माना था। यहाँ पर 1951 है, इसलिए सही वही होगा। 1951 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। इसमें 21 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को मताधिकार कर दिया गया था और 17 करोड़ 30 लाख कुल मतदाता थे। 46.6% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 40% महिलाएं थीं। नेहरू के दौरान 1952 ईस्वी के बाद 2 और आम चुनाव हुए थे, 1957 में और 1962 में। समझ गए? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में। बंबई दहेज में किसे मिला था? प्रश्न नंबर 5 है। विकल्प 1 है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, कालीकट के राजा जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, लॉर्ड माउंटबेटन को। समझ रहे हैं? 1661 में हुआ क्या था? ब्रिटेन के जो है सम्राट है चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी हो गई है पुर्तगाल की जो है राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगांजा की शादी किससे हुई? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, और इनको दहेज मिल गया पूरा बंबई बंदरगाह। समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया? 1668 में इसको दे दिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, केवल 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। और फिर यहां पर क्या हुआ? 68 में दिया था, 1669 से 1677 तक गेराल्ड एंगियर थे, एक प्रशासक थे। कौन? गेराल्ड एंगियर। उन्होंने आधुनिक बंबई की स्थापना की। बाद में 1687 में सूरत के स्थान पर बंबई मुख्यालय बन गया। देखिए, 1961 में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बंबई बंदरगाह मिला, जिसे उसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। 1669 से 1677 के मध्य कंपनी ने गेरोल्ड एंगियर ने आधुनिक मुंबई की नींव डाली। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई बन गया। अब आप समझो, एक प्रश्न तो जो पूछा वो है ना। अगला प्रश्न है कब दिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक प्रश्न बनेगा। फिर आधुनिक बंबई की नींव किसने डाली? गेरोल्ड एंगियर। फिर ये पूछेगा सूरत के स्थान पर कंपनी का मुख्यालय बंबई कब बन गया? 1687। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, उससे जुड़े कई प्रश्न आपके सामने खड़े हो गए, है कि नहीं? बताओ भाई। आइए, पाकिस्तान कब बना? प्रश्न है
सिक्स। 13 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1947 को। सही उत्तर क्या है? 14 अगस्त 1947 है ना। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 14 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। यहां से देखिए नए प्रश्न क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास हुआ? 14 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। इस तरह से पढ़िए तो आपको उत्तर मिलते रहेंगे। आइए प्रश्न नंबर 7 है, खिजराबाद किस नगर का नाम था ना। विकल्प 1 है चित्तौड़, विकल्प 2 है अजमेर, विकल्प 3 है अवध, विकल्प 4 है दिल्ली। बताइए हुआ क्या था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने पुत्र जो है खिजर खां को वहां का सूबेदार बना दिया चित्तौड़ का, और उसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। तो किसका नाम रख दिया? चित्तौड़ का नाम। इसलिए विकल्प 1 सही है, चित्तौड़ ही खिजराबाद है। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको रखा था। आइए देखिए परीक्षा पीजीटी परीक्षा आपकी जो 2003 में जब हम लोग दूसरी क्लास कर रहे थे तो प्रश्न संख्या 45 पर इसको अच्छी तरह से व्याख्यायित किया गया था। तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाइए, इसको देखिए और लाभ अर्जित कीजिए, है कि नहीं। प्रश्न संख्या 8 है, एकता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? नंबर 1 बलबन, विकल्प 2 है रजिया, विकल्प 3 इल्तुतमिश, विकल्प 4 है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या सही होगा? इससे पहले 2 बार प्रश्न आ चुका है, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का ना। 3 है इल्तुतमिश है, और इसकी व्याख्या समझना हो, पीजीटी परीक्षा जो 2002 में जो पहली क्लास किए थे, तो प्रश्न संख्या 5 की व्याख्या को गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 9 है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी ने, नंबर 2 मोहम्मद गोरी ने, नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब आप हम लोग समझ लेते हैं ये कहां पर बना है और है क्या ये ना। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में, कहां पर बना है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया, जो एक मस्जिद है। चलिए इसके वास्तुकार थे हेरात निवासी अबू बकर। कौन थे? अबू बकर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनने से पहले यहाँ क्या था? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा स्थापित एक संस्कृत महाविद्यालय था। चतुर्थ द्वारा स्थापित एक संस्कृत विद्यालय था। मार्शल के अनुसार मस्जिद 2.5 दिन या 2.5 वर्ष में बना, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस मस्जिद को मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मराठों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। मराठों ने यहाँ एक उत्सव मनाया जो 2.5 दिन चला, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। समझ गए? 2.5 दिन की झोपड़ा के संबंध में इस तरह की बातें इतिहासकारों के मध्य है। लेकिन इतना समझिए कहाँ पर है, प्रश्न पूछेगा। 2.5 दिन के झोपड़ा से पहले वहां पर क्या था? एक संस्कृत महाविद्यालय था, जिसको किसने बनवाया था? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने। वास्तुकार कौन था? अबू बकर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। विकल्प 1 है फाहियान, 2 है ह्वेनसांग, 3 है हरिसेन, 4 है भांस। बताइए, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देती है, बहुत प्रसिद्ध प्रशस्ति है। कौन है रचनाकार? हाँ, समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक कौन है? हरिसेन है ना, हरिसेन है। अब इस प्रयाग प्रशस्ति का इतिहास क्या है? ये अशोक से कैसे जुड़ता है, बीरबल से कैसे जुड़ता है, अकबर से कैसे जुड़ता है, जहांगीर से कैसे जुड़ता है, आइए उसको समझते हैं। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की है। इसकी विशेषता जानिए, ब्राह्मी लिपि में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। इसकी शैली क्या है? चंपू। चंपू शैली क्या होती है कि प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्ति या पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। पद्य में लिखा जाएगा, फिर गद्य में लिखा जाएगा, तो शैली कौन सी बन जाएगी? चंपू। अभिलेख के ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक का लेख है, जिसे उसने कौशाम्बी में खुदवाया था। इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति है, अशोक ने कहाँ पर खुदवाया था? कौशाम्बी में। इस लेख में अशोक ने कौशाम्बी के महामात्यों को संघ भेद रोकने के लिए आदेश दिए थे। तो कौशाम्बी में खुदवाया था, तो इलाहाबाद के किले में कौन लाया? मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। इसमें अकबर के दरबारी बीरबल का भी लेख मिलता है। समझ गए? आगे आइए, इस पर जहांगीर का भी एक लेख देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन के अतिरिक्त अशोक, बीरबल, अकबर कैसे जुड़ते हैं, जहांगीर का भी लेख है, इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और इसको याद भी रखना है ताकि परीक्षा में गलत ना हो। आइए प्रश्न संख्या 11 पर हम लोग बात करते हैं। 11 पर, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की? नंबर 1 हर्ष ने, नंबर 2 अशोक ने, नंबर 3 चंद्रगुप्त ने, नंबर 4 समुद्रगुप्त ने। श्रीनगर की स्थापना की बात कर रहा है, अशोक होगा। जानकारी कहाँ से मिलेगी? कश्मीर का इतिहास कौन लिखा है? कल्हड़ की राजतरंगिणी ना, सबसे फेमस इतिहास की रचना है, ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। आइए देख लेते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर तथा नेपाल में देवपत्तन या देवपाटन नामक नगर की स्थापना की थी। कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है। कल्हड़ के विवरण से यह भी पता चलता है अशोक ने कश्मीर के धर्मारिणी विहार में, कौन सा विहार था? धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर का स्थापना करवाई थी। कौन सा मंदिर? अशोकेश्वर मंदिर। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता। समझ गए ना? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 12, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? नंबर 1 मौर्य युग, नंबर 2 गुप्त युग, नंबर 3 कुषाण युग, नंबर 4 सातवाहन युग। इससे पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्लासिकल युग या पेरिक्लीज युग तो किसको कहते हैं? गुप्त युग को। इसलिए विकल्प 2 सही है, क्योंकि उस समय कला, संस्कृति, स्थापत्य इन सब की जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस कारण से गुप्त काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसके लिए क्या करना है? पीजीटी परीक्षा 2002 की क्लास जो है तीसरी है, उसमें प्रश्न संख्या 75 को हम लोग गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि गुप्त काल को स्वर्ण युग या पेरिक्लेज युग क्यों कहा जाता है। तो स्पष्ट रूप से बिंदुवार चर्चा की गई है, उसको देखिए। आगे चलें।
प्रश्न संख्या 13, किस शासक ने अपने को देवानामप्रिय कहलावाया? नंबर 1 है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, नंबर 2 है कनिष्क ने, नंबर 4 है अशोक ने, नंबर 5 है समुद्रगुप्त ने। अशोक अपने को देवानामप्रिय या देवानामप्रिय दस्य ना करता है। देखिए अशोक ने तो अपने को देवानामप्रिय कहा था, उसके जो है पौत्र थे, पौत्र कौन थे? दशरथ, उन्होंने भी कहा था अपने को देवानामप्रिय। और उसके बाद एक लंका के शासक थे, लंका के राजा थे, कौन? तिस्य, उन्होंने क्या कहा था अपने को? देवानामप्रिय। इस विकल्प में कौन है? अशोक है ना खाली, इसलिए विकल्प 3 सही है। आइए देख लेते हैं। मौर्य शासक अशोक को उसके अभिलेखों में सर्वत्र से देवानामप्रिय, देवानामप्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा की उपाधि से संबोधित किया गया है ना। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी देवानामप्रिय उपाधि धारण की है। अशोक का अनुसरण करते हुए लंका का शासक तिस्य ने भी देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। पूछा था किसने किया, उत्तर में इतने नाम आ गए। अब आपके समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग या अधिकारी के नियंत्रणाधीन था? नंबर 1 दीवान रियासत, नंबर 2 दीवान रिसालत, नंबर 4 दीवान इंसा, नंबर 5 दीवान अर्ज। तो इससे पहले पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी का प्राथमिक स्रोत क्या है ना। तो जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही था। इसके अलावा हम लोगों ने 4-5 और स्रोतों पर चर्चा की थी और उसमें कौन कौन से विनियमन थे, 7 विनियमन, उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब बात हो रही है कि संचालन कौन करता था। तो आइए इस देखो विकल्प इसमें एक सही है, दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत है। इसको समझ लेते हैं। साथ में अलाउद्दीन की सफल बाजार व्यवस्था से संबंधित और कौन कौन से अधिकारी या व्यक्ति हैं उनको भी जान लें, ताकि हम परीक्षा में क्वेश्चन गलत ना करें, सभी प्रश्न सही करके आए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करने तथा आर्थिक नियमों को लागू करने के लिए दीवान रियासत वाणिज्य मंत्री होता था। यही था प्रश्न, कौन है ना आपका प्रश्न था। यह बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। प्रश्न बनेगा बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दीवान रियासत। अलाउद्दीन ने इस नवनिर्मित पद पर मलिक याकूब को नियुक्त किया। नाम याद रखिए। इसे ही अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न बनेगा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? याद रहेगा तो उत्तर लगेगा मलिक याकूब। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बदायूं द्वार है के पास अनाज, कीमती कपड़ों तथा गुलामों मवेशियों के लिए 3 बाजार बनवाए। एक बाजार कौन था? अनाज के लिए। दूसरा क्या था? कीमती कपड़ों के लिए। गुलाम और मवेशी के लिए एक ही बनाया था, इसलिए 3 बाजार हुए ना। इन बाजारों को सराय ए अदल कहा गया। प्रश्न पूछे सराय अदल क्या है? तो बाजार है बदायूं द्वार के पास में। अब आइए एक और पदाधिकारी सहना मंडी बाजार का प्रमुख सहना था। एक अनाज का सहना अनाज मंडी का, कीमती कपड़ों की मंडी का, गुलामों मवेशियों की मंडी का। तो इन तीनों का जो प्रमुख सहना होता तो सहना मंडी होता था और तीनों सहना का प्रमुख होता था। अलाउद्दीन इस पद पर मलिक कबूल, यहाँ कौन थे? मलिक याकूब थे रियासत में। और सहना मंडी कौन थे? मलिक कबूल थे।
की नियुक्ति की थी, मलिक कबूल की। उसके निम्नलिखित कार्य थे शहनाई मंडी का, क्या क्या था? वह सौदागरों का रजिस्टर रखता था, जितने व्यापारी थे सबका रजिस्टर, उसमें नाम दर्ज रहता था। समझ रहे हैं? सभी व्यापारियों को शहनाई मंडी कार्यालय में स्वयं को पंजीकृत कराना पड़ता था, या अनिवार्य था। अगर आप शहनाई मंडी के रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है तो सराय दल में व्यापार नहीं कर सकते हैं। वह दुकानदारों कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था, कीमत बढ़ा नहीं सकते थे। वह न्याय का भी कार्य करता था। जब वह न्याय का कार्य करता था तब वह सराय अदुल कहलाता था। क्या कहलाता? सराय ए अदुल, सराय ए अदुल कहलाता था। उसका न्याय कठोर शारीरिक दंड पर आधारित होता था। अगर कोई कम तौलता था तो उसके शरीर से उतनी मांस काट ली जाती थी। यह शरीर की यातना का स्तर। शहनाई मंडी की सहायता के लिए कुछ और अधिकारियों की नियुक्त होती थी, जैसे वरीद न, गुप्तचरों का प्रमुख, मुनहियन जासूस, यह घरों में प्रवेश करके गौण अपराधों को रोक सकता है। मुहतसिब आचार विचार का रक्षक था, पहले हम लोग देखा है। यह जनसाधारण के आचार का रक्षक तथा देखभाल करने वाला अधिकारी था। इसका उपयोग अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था में किया। यह भी बाजारों पर नियंत्रण रखता था और नाप तौल का निरीक्षण करता था। प्रश्न बनेगा, नाप तौल का निरीक्षण करता कौन था? मुहतसिब। और तो परवाना नवीस, व्यापारियों को परमिट या लाइसेंस जारी करते थे। शहनाई मंडी रजिस्टर करता था और लाइसेंस परवाना नवीस जारी करता था। समझ गए? इस तरह से हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण में लगे हुए अधिकारियों को देख लिया। आगे चले, प्रश्न नंबर 15 है, जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? विकल्प 1 है बिशन दास, विकल्प 2 अब्दुल हसन, विकल्प 3 उस्ताद मंसूर, विकल्प 4 है आगा रजा ना, आगा रजा। ये कह रहा प्राकृतिक विषयों। देखिए, जो जहांगीर का शासनकाल था, ये चित्रकला के, मुगल चित्रकला के उत्कर्ष का स्वर्ण काल था। और इसी तरह से स्थापत्य का स्वर्ण काल, स्थापत्य का, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना जाता है? इसका आप लोग उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके काल माना जाता है। हम विकल्प भी आपको दे देते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। चलिए इस पर बात करते हैं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। करा प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए तो चित्रकला, चित्रकार बहुत अधिक थे उसमें। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल था और बादशाह जहांगीर स्वयं भी जो है चित्रकला का पारखी था, उसमें बहुत ज़्यादा शौक रखता था। तो इसका जो सही उत्तर है उस्ताद मंसूर है और अबुल हसन इसमें हैं और मंसूर हैं, इनकी उपाधियां हैं और कई चित्रकार हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि जहांगीरी कालीन मुगल चित्रकला के संबंध में कोई प्रश्न आए तो हमारे ऊपर से ना निकल जाए। चलिए, जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक विषयों में चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर ना प्रसिद्ध था। उसे जहांगीर ने नादिर उल अस्र, युग का दुर्लभ जिसका मतलब होता है, की उपाधि दी। परीक्षा में इस बार तो पूछा प्राकृतिक विषयों का चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस बार कई बार पूछा गया है नादिर उल अस्र किसकी उपाधि है, किस चित्रकार की उपाधि नादिर उल अस्र है? कौन है? उस्ताद मंसूर। नादिर उल अस्र माने युग का दुर्लभ। वह सर्वश्रेष्ठ पक्षी विशेषज्ञ भी था। अगला प्रश्न बनता है, जहांगीर के काल में सर्वश्रेष्ठ पक्षी विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद मंसूर था। उसके द्वारा आप देखिए चित्र कौन बने हैं, जेबरा का चित्र,
बंगाल का अनोखा पुष्प बनाया, बंगाल का फूल, नील गाय, ट्यूलिप पुष्प, बाज का चित्र, साइबेरिया का सारस उसके द्वारा चित्रित किए गए हैं मंसूर द्वारा। जहांगीर ने मंसूर से कहा कश्मीर के फूलों का चित्र बनाओ, और मंसूर ने क्या किया, कश्मीर घाटी के 100 से अधिक फूलों का चित्रण कर दिया। उन्होंने कहा कश्मीर के फूलों का चित्र बना सकते हो, बोला जी महाराज, तो बनाइए। उसने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक फूलों का चित्र बना दिया। बाज लिए हुए शहजादा के चित्र पर मंसूर का नाम 3 बार अंकित है। समझ रहे हैं, चित्र पर नाम लिखा गया है। आजकल फला कृष्णा आर्ट, ए आर्ट ना, उसी तरह से मंसूर का नाम है बाज लिए शहजादा के चित्र पर। जहांगीर के काल में मंसूर के पश्चात मनोहर और पिदारथ का नाम आता है, जिन्हें मंसूर की तरह पशु पक्षियों के चित्रण में महारत प्राप्त थी। मंसूर की तरह पशु पक्षी चित्रण में महारत और किसको मिली थी, मनोहर को और पिदारथ को। और देख लेते हैं, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था, बात हो गई। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अक्का रिजा या आका रजा, जो भी नाम मिले, के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। प्रश्न बनेगा, जहांगीर ने चित्रणशाला की स्थापना कहां पर की थी, आगरा में। किसके नेतृत्व में, आकारिजा या आका रजा के। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, क्या नाम है, तुजू के। जहांगीर बताता है उसको चित्रकला की परखने में कितनी प्रवीणता हासिल थी। उसकी बात वह जो अपनी आत्मकथा में करता है, क्या कहता है, कोई भी जीवित, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही यह तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उसके चेहरे पृथक पृथक कर यह बता सकता हूं कि प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया है। समझ गए, ये थी प्रवीणता का स्तर जहांगीर की। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की गई पद्धति में समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन संबंधित चित्रण की परंपरा। होता क्या था, कोई पुस्तक लिखी गई, उसको सजाने के लिए क्या करते थे, कुछ लिखा जाता था, उस तरह के चित्र बनाए जाते थे। उसके स्थान पर जहांगीर के समय में परिवर्तन आया, ड्रास्टिक चेंज आया और छवि चित्र बनने लगे, व्यक्तियों के चित्र बनने लगे, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनने लगे और व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्र चित्रित होने लगे। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, मिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मुराद, तुलसी, गोवर्धन, मनोहर, अबुल हसन थे। ये प्रमुख चित्रकारों के नाम है। विकल्प में दिए गए जहांगीर कालीन कौन से चित्रकार नहीं है, इनका नाम पता रहेगा तो आप सही कर लेंगे। फारूक बेग एक चित्रकार थे जो अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था। जहांगीर के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था ना। फारूक बेग को इसलिए याद रखना है, प्रश्न बनेगा बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था, फारूक बेग ने। दौलत फारूक बेग का शिष्य था। उसने जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिशनदास, गोवर्धन और अबुल हसन आदि का सामूहिक चित्र बनाया। यही वह महान चित्रकार था जिसने जहांगीर के आदेश पर पानी में देखकर स्वयं का छवि चित्र बनाया। किसने, दौलत ने अपना चित्र बनाया, उसके लिए अपनी छाया को पानी में देखा और उसके बाद चित्र बना दिया। चित्रकला की प्रवीणता का स्तर समझिए दौलत का। मनोहर बसावन का पुत्र और अपने समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसका नाम तुजू के जहांगीरी में नहीं मिलता है।
उसने अनेक शहजादों, अमीरों एवं विदेशी राजदूतों के सामूहिक छवि चित्र बनाए। मनोहर का ना, उधर भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। अबुल हसन के बारे में जानिए। उधर और नादिर उर्स थे, ये नादिर उल जमा है। जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार, समझ रहे हैं, अकारिजा का पुत्र था। इसने बचपन में से ही जहांगीर के संरक्षण में चित्रकारी सीखी। जहांगीर ने उसे नादिर उल जमा, अबुल हसन को नादिर उल जमा, मंसूर को नादिर उल अश्र की उपाधि दी थी। उसने 13 की उम्र में सबसे पहले क्या किया था, ट्यूडर सेंट जॉन पाल के तस्वीर की नकल बनाई। उसने जहांगीर के दरबार में सिंहासनारोहण का चित्र बनाया, जो जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर है, उस पर जो चित्र है वह अबुल हसन ने ही बनाया था। अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में, छवि चित्रों में महारत हासिल किया था। उसी ने जहांगीर के स्वप्न का चित्र बनाया। प्रश्न पूछेगा उस चित्रकार का नाम बताइए जो जहांगीर ने जो स्वप्न देखा था उसका चित्र बना दिया ना। कौन थे? अबुल हसन। चित्र में जहांगीर को सफावी शासक शाह अब्बास को गले लगाते हुए दिखाया गया है। समझ गए? आगे चले। बिशन दास, छवि चित्र विशेषज्ञ। छवि चित्र जहांगीर ने 1619 ईस्वी में अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा। उसने शाह, उसके अमीरों तथा उनके परिजनों के अनेक छप चित्र बनाकर लाया। फारस में शाह अब्बास का छप चित्र बनाने कौन गया था? प्रश्न बनेगा तो उत्तर होगा बिशन दास। नदिरा बानू इसलिए महत्वपूर्ण है कि जहांगीर की चित्रशाला से संबंध महिला चित्रकार, वह मीर तकी की पुत्री तथा अकारिजा की शिष्या थी। नदिरा बानू का नाम इसलिए याद रखना है, महिला चित्रकार थी। हैटफील्ड और रॉबर्ट हग्स, सर टॉमस रो की सेवा में चित्रकार रॉबर्ट हग्स था, जिसकी मांग जहांगीर ने उससे की थी। सर टॉमस रो के बारे में पता है, जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, परंतु टॉमस रो ने यह कहकर मना कर दिया कि उसका कार्य उत्तम नहीं है। रिचर्ड स्टील के साथ हैटफील्ड नामक चित्रकार जहांगीर के दरबार में आया था और चित्रण कार्य किया था। एक नाम और जान लिया जाए, मोहम्मद नादिर ने नरगिस के पुष्प का चित्र बनाया था। पूछेगा जहांगीर के काल में नरगिस के पुष्प का चित्र किसने बनाया था? मोहम्मद नादिर। तो इस तरह से हम लोगों को जहांगीर काल की मुगल चित्रकला के बारे में विस्तृत जानकारी हो गई है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? नंबर 1 है काली मिर्च, नंबर 2 है चाय, नंबर 3 है तंबाकू, नंबर 4 है कॉफी। देखिए विजयनगर से कपास और सूती कपड़ों का निर्यात सबसे ज्यादा मात्रा में होता था। उसके बाद मसालों का होता था, और मसालों में सबसे ज्यादा होता था काली मिर्च ना, जिसको यमन प्री कहा जाता है ना। इसलिए इसमें सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 1 काली मिर्च सही है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से किसने तबकात अकबरी की रचना की? नंबर 1 बदायूनी है, नंबर 2 है अब्बास खां शेरवानी, नंबर 3 निजामुद्दीन अहमद, नंबर 4 है अबुल फजल। सही उत्तर क्या होगा इसका? निजामुद्दीन अहमद होगा। ये अकबर के क्या थे? मीर बख्शी थे, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब हमको बदायूनी, अब्बास खां शेरवानी, अबुल फजल की रचनाएं भी जान लेनी चाहिए लगे हाथ, ताकि अगर परीक्षा में पूछे तो सही कर ले ना। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है अकबर के समय ना। बदायूनी मुंतखब उत तवारीख या तारीख बदायूनी नामक
लिखा है। और इसी ने जो है अकबर को इस्लाम विरोधी भी बताया था ना, और एक सूची जारी की थी कौन कौन से कार्य अकबर के ऐसे हैं जो इस्लाम के विरोध में है। सही। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेरशाही लिखा। तारीख शेरशाही अकबर के समय में लिखा। इसका दूसरा नाम है तोहफा अकबर शाही। अब्बास खां शेरवानी की रचना है तारीख शेरशाही। इसका दूसरा क्या नाम है? तोहफा अकबर शाही। अबुल फजल अकबर के समय क्या लिखा था? अकबरनामा ना। आईन अकबरी, रुकात अबुल फजल, इंसा अबुल फजल। रुकात अबुल फजल, इंसा अबुल फजल। इस तरह से हम लोगों ने इन चारों की रचनाओं को जान लिया है। अब क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं? 18 पर। निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? सरकारी अधिकारियों को, कलाकारों को, संतों और विद्वानों को, निर्धन व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों को। देखिए मुगल काल में जो भूमि थी ये 3 रूपों में थी नो। कौन कौन से? एक खालसा भूमि थी जिसको आप राजकीय भूमि भी कह सकते हैं। नंबर दूसरा थी जागीर थी जो सामंतों को दी जाती थी। नंबर 3 थी मदद ए मास जो भूमि दान था। तो यह जो भूमि दान था मदद ए मास संतों और विद्वानों को दिया। किसको दिया जाता था? संतों और विद्वानों को। इसलिए विकल्प कौन सही होगा? विकल्प नंबर 2 सही होंगे। आइए देख लेते हैं। जागीर वह भूमि जो मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी। यह ट्रांसफरेबल नहीं होती थी, यह ट्रांसफरेबल थी, यह हस्तांतरित भी होती थी। अधीनस्थ राजाओं को उनके ही शासन क्षेत्र में दी गई जागीर को वतन जागीर कहा जाता था। इस पर उनका वंशानुगत हक होता था। यह हस्तांतरित नहीं होती थी। समझ गए? किसी को आपने अपने अधीन कर लिया और उसको उसी के क्षेत्र में जागीर दे दिए तो उस जागीर को वतन जागीर कहते थे और यह ट्रांसफर नहीं होती थी, वंशानुगत होती थी। सर्वप्रथम वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने किया। इसको मारवाड़ के संदर्भ में समझा जा सकता है। यह प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले वतन जागीर को साम्राज्य में खालसा में किसने परिवर्तित करने का प्रयास किया था? औरंगजेब ने। किस राज्य के संबंध में किया था? मारवाड़ के। अब आइए मदद ए मास। इसका अन्य नाम समझ लीजिए क्या है? सरयुगल। अन्य नाम क्या है? मिल्क या अमलाक। इसे सरयुगल और मिल्क या अमलाक भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको शासन कहा जाता था। इस भूमि को मदद ए मास क्या कहा जाता? शासन कहा जाता था। यह भूमिदान सद्र उस सुदूर द्वारा धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों तथा समाज के जरूरतमंदों को जीविकोपार्जन के लिए दिया जाता था। किसके द्वारा? सद्र सुदूर द्वारा संतों, विद्वानों, जरूरतमंदों को दिया जाता था। लेकिन अकबर सराय सदर सुदूर को बीच में नहीं लाते थे, स्वयं जो है प्रदान करते थे। यह अस्थायी और वंशानुगत भूमिदान था, हस्तांतरित नहीं होता था। अब एक और समझ ले, एम्मा क्या है? एम्मा कभी पूछेगा ना, एम्मा दे देगा, नीचे विकल्प बनाएगा। हाँ, यह भूमि प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमा को दिया जाता था ना। इम्मा। वक्फ क्या है? वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि और धन संपत्ति। वक्फ बोर्ड का नाम सुने होंगे। वक्फ अधिनियम पर मामला चल ही रहा है। तो यह धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि और धन संपत्ति वक्फ। वक्फ। आइए अल्तमगा जहांगीर द्वारा प्रारंभ की गई यह तैमूरी परंपरा पर आधारित था। अल्तमगा यह विशेष शाही कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्ति को
वंशानुगत रूप से दी जाती थी। इसे विशेष परिस्थितियों में शाही आदेश द्वारा रद्द किया जा सकता था। यह मदद मास के अनुरूप ही होती थी। कौन सी? अल-तमगा। तो हम लोगों ने मदद मास को समझ लिया ना बेहतर तरीके से, साथ में इम्मा वफ इन सबको। आइए क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? विकल्प 1 है बिरजी कदर, विकल्प 2 है वाजिद अली शाह, विकल्प 3 है मौलवी अजीमुल्ला, विकल्प 4 है मौलवी अहमदुल्ला। तो देखिए 1857 विद्रोह के नेतृत्व की बात है। ये नाम तो पहले हम लोग सही कर ले, बिरगिस कादिर, ठीक है। ये थे अंतिम नवाब अवध के, इन्हीं के पुत्र थे, दत्तक पुत्र बिरगिस कादिर थे। और विकल्प में सही यही है, विकल्प नंबर 1। कौन? बिरगिस कादिर। आइए 1857 के विद्रोह और लखनऊ से जुड़े इनके तथ्यों को समझ लिया जाए। वाजिद अली शाह 1847 से 56 के शासनकाल में 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया। नवाब को पेंशन देकर निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया। ऐसे ही भी नेता थे जिन्होंने स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। ऐसे लोगों में फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह प्रमुख थे। इन्होंने लोगों को जिहाद करने के लिए उत्तेजित किया। इसी संदर्भ में नाना साहब और अजीमुल्ला लखनऊ आए। 30 मई 1857 को यहाँ विद्रोहियों सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 30 मई 1857 को लखनऊ में। आइए लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करते हुए विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने क्या किया? अपने बेटे बिरगिस कादिर को नवाब घोषित किया, और जिसमें अवध के किसानों, जमींदारों, सैनिकों ने भी उनका साथ दिया। समझ रहे हैं? आगे बढ़े। अवध की ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों का मुकाबला नहीं कर सकी। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने यूरोपीय निवासियों और 2000 भारतीय सैनिकों के साथ रेजिडेंस में शरण ली। विद्रोहियों ने वहां आग लगा दी, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया। उसके बाद आए ब्रिगेडियर इंग्लिश ने घेरने वालों का प्रतिरोध किया, परंतु सफल नहीं हुआ। इसके बाद आए जनरल हेवलॉक एवं आउटरम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, परंतु उन्हें भी असफलता हाथ लगी। बाद में नवंबर 1857 में नए मुख्य सेनापति आए। सर कॉलिन कैंपबेल भेजे गए, जिन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से, डेट याद रखिए, मार्च 1858 में लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। इस तरह से अवध में, लखनऊ में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ। मार्च 1858 की डेट याद रखिएगा। प्रश्न संख्या है 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की नर्सरी कहलाता था? नंबर 1 बंगाल है विकल्प में, 2 है गुजरात है, तीसरा विकल्प अवध है, चौथा पंजाब है। सैनिकों की नर्सरी माने नर्सरी है मिलिट्री की, किसको कहा जाता था? विकल्प 3 है अवध। क्यों कहा जाता था समझते हैं। अवध को भारत में सैनिकों की पौधशाला या नर्सरी, बंगाल आर्मी की पाठशाला, बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अवध से बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती होती थी। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में 60% अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से थे, जो लगभग 75,000 थे। इनमें अधिकांश ब्राह्मण, राजपूत जैसी उच्च जातियों से थे। समझ गए?
इसीलिए क्या कहते हैं, सैनिकों की पौधशाला कहते हैं किसको, अवध को। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 21। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। किसने किया था? नंबर 1 जेम्स फ्रेजर द्वारा, नंबर 2 सर विलियम जेम्स द्वारा, नंबर 3 है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, नंबर 4 है विलियम डेवी द्वारा। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है 1784 में ना, तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 2 है सर विलियम जोन्स द्वारा। आइए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य और उसके द्वारा अनुवादित पुस्तकों के बारे में एक बार जान लेते हैं। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। विलियम जोन्स ही सोसाइटी के अध्यक्ष थे। इस सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एशियाटिक रिसर्चेज में भारत के अतीत पर प्रकाश डाला गया है। भारत का पास्ट कैसा रहा है उस पर पुस्तकें लिखी गई। इसी सोसाइटी के अंतर्गत विल्किंस ने 1784 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने लिखी। समझ गए? भगवत गीता का किसने अनुवाद किया? विल्किंस ने। प्रस्तावना किसने लिखी? वारेन हेस्टिंग ने। समझ गए? और विल्किंस द्वारा ही 1787 में हितोपदेश का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके पश्चात 1782 में गीत गोविंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने? विलियम जोन्स ने। समझ गए? इस तरह से एशियाटिक सोसाइटी के समय अनुवाद किए गए पुस्तकें देखा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई 26 जनवरी 1930 को, विकल्प 2 15 अगस्त 1930 को, विकल्प 3 12 मार्च 1930 को, विकल्प 4 14 अप्रैल 1930 को। सभी विकल्प 1930 के हैं। दो विकल्प में तो डेट सेम है, महीना अलग है। तो दांडी यात्रा की बात की जा रही है, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही होगा। अब गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के संबंध में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको सिलसिलेवार ढंग से समझ लिया जाए। चलिए, अब 1929 ईस्वी में कांग्रेस का हुआ था अधिवेशन, कहा? लाहौर में। कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। इसी अधिवेशन में कहा गया कार्यकारिणी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकती है। अब लेकिन गांधी जी ने क्या किया? लेकिन गांधी जी ने कोशिश की कि पहले बात तो कर ली जाए अंग्रेजों से, कोई आंदोलन छेड़ने से पहले, शुरू करने से पहले अगर हमारी बातें मान लेते हैं तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। गांधी जी अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन, जो उस समय थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी। 1930 में, कब? जनवरी में। गांधी जी के इस मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया गया। अब कहा गया कि महात्मा गांधी जी आप जब चाहे आंदोलन शुरू कर सकते हैं। गांधी जी के पत्र का इरविन द्वारा सकारात्मक उत्तर न मिलने पर गांधी जी ने कहा, क्या कहा? मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। समझ रहे हैं? ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। फिर गांधी जी ने क्या किया? उसके बाद जब सभी तरह के प्रयास विफल हो गए
तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से अहमदाबाद के दांडी मार्च प्रारंभ किया और गांव गांव होते हुए 24 दिनों में 241 मील की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी कहाँ है? गुजरात में है। किस जिले में है? नौसारी जिले में। 12 मार्च से चले, 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को वही नौसारी दांडी में समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अगर पूछे उल्लंघन कब किया, तब जाकर आपको उत्तर 6 अप्रैल 1930 आएगा। गांधी जी ने 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। नंबर 1, गांव गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, समझ गए। नंबर 2, छात्र सरकारी विद्यालयों और कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दें। नंबर 3, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए। नंबर 4, सरकार को कर न दिया जाए। नंबर 5, महिलाएं शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों को दुकानों का घेराव की। ये थी गांधी जी की घोषणा, ये करना है। शीघ्र यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। पश्चिमोत्तर में खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, सुना होगा। पूर्वोत्तर में यदुनाग और रानी गाइडुल्यू और दक्षिण में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने नेतृत्व प्रदान किया। अखिल भारतीय आंदोलन हुआ, हर जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है, जिनका किसी और प्रश्न में चर्चा करेंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, लिखा था, समझिए। महात्मा जी के दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती। गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना उन्होंने किससे की? नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। इतना महत्वपूर्ण बताया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये तो होगी पूरी कहानी, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता उसको समझ लें। पूछेगा दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? 12 मार्च से। कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। शुभारंभ कब किया था? 12 मार्च 1930 को। कहां से किया था? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ना। नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ किया था? दांडी में। दांडी कहाँ? नौसारी जिले में, गुजरात में। दूरी कितनी तय की थी? 241 मील। किलोमीटर में बताओ? 385 किलोमीटर। सहयोगी कितने थे? 78 स्वयंसेवक उनके साथ में थे। इस तरह से दांडी मार्च के संबंध में जो तथ्य और कहानी थी हम लोगों ने देख लिया। आगे चलें। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं था, नहीं है? नंबर 1, 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां द्वारा की गई। नंबर 3, लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। नंबर 3, स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। ये सही है, सत्य नहीं है कह रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां वकारुल ये सब थे उसमें। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था ना, और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा महत्वपूर्ण कदम था। ये सही है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी तो 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में थे। स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित होने का तो प्रश्न ही नहीं होता प्रारंभ करने का। इसलिए विकल्प 4 इसमें आपको टिक करना है। कौन सा? विकल्प 4 इसमें टिक करना है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर है 24, अर्थशास्त्र पुस्तक है।
नंबर 1 राजनीति शास्त्र की, नंबर 2 अर्थशास्त्र की, नंबर 3 समाज शास्त्र की, नंबर 4 धर्मशास्त्र की। तो क्या होगा भाई? अर्थशास्त्र। किस पर है पुस्तकें? विकल्प में लगेगा अर्थशास्त्र की, ऐसा नहीं है, ये राजनीति और लोक प्रशासन पर है पुस्तक, इसलिए विकल्प एक सही है। आइए इसको देख लेते हैं। किसने लिखा अर्थशास्त्र? कौटिल्य ना। राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है, समझ गए? कौटिल्य कौन थे? मौर्य शासक थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। इन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली, भारत का मैकियावेली इसको कहते हैं, कौटिल्य को। अर्थशास्त्र की खोज किया था किसने? डॉक्टर श्याम शास्त्री ने। कब? 1909 में। कहते हैं संग्रहालय में श्याम शास्त्री जी गए थे, इनकी चौनी गिर गई, अपनी चौनी खोजने के चक्कर में अर्थशास्त्र खोज लाए। यह सत्य भी हो सकता है, ये इतिहासकारों द्वारा बनाई गई कहानी हो सकती है। सत्य है 1909 में सर्वप्रथम जो है श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र की खोज की। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, मतलब भाग हैं, 150 प्रकरण हैं, मतलब उपभाग हैं, 6000 श्लोक हैं, या अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। समझ गए अर्थशास्त्र के बारे में? आगे चले। यह प्रश्न संख्या 25 है, आज का अंतिम है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? नंबर 1 है इंडियन एसोसिएशन, नंबर 2 है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, नंबर 3 है फॉरवर्ड ब्लॉक, नंबर 4 है विश्व भारती। हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 किया था, आजाद हिंद फौज आई थी, वहां पे सुभाष चंद्र बोस आए, यहाँ भी आए अंतिम क्वेश्चन पर आज के। तो इसमें विकल्प 3 है फॉरवर्ड ब्लॉक। वहां पर हम लोगों ने भारत से बाहर जब गए थे तब की कहानी पढ़ी थी। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे उनके शुरुआती जीवन से। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, कहाँ पर है? उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की, उसके बाद इंग्लैंड चले गए। ठीक। 1920 में वो ICS ना, जैसे आज IAS परीक्षा होती है उसमें ICS होती थी, उसमें 4था स्थान प्राप्त किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। फिर 1921 में स्वदेश लौटने पर CR दास और महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। CR दास को उनका राजनीतिक गुरु मानते हैं। प्रश्न में पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हमको उत्तर क्या लगाना है? CR दास। ठीक। बोस को पहली बार दिसंबर 1921 में 6 माह की सजा हुई, उसके बाद उन्हें 11 बार कारावास दंड दिया गया। 1923 में बोस कलकत्ता के मेयर भी बने थे ना, उस समय जब इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, हाँ उसी समय वो कलकत्ता के बने थे। आगे चले। 25 अक्टूबर 1924 को उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मांडले बर्मा की जेल में भेज दिया गया, जहां 1927 में रिहा किया गया। 27 में ही बोस ने धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। प्रश्न पूछेगा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? उत्तर बनेगा सुभाष चंद्र बोस। कब की? 1927 में। समझ रहे हैं? फिर आया 1928 में महत्वपूर्ण घटना हुई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी ना मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में बैठक में उसकी औपनिवेशिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया था ना जवाहरलाल नेहरू के साथ में सुभाष चंद्र बोस ने। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में अध्यक्ष बने 1938 में। फिर आइए 39 में, कहा? त्रिपुरी अधिवेशन है। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। समझ रहे हैं? वहां पर पहली बार अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ। गांधी जी ने जो है
पट्टाभ सीतारामैया का समर्थन किया और सुभाष चंद्र बोस, दोनों के मध्य चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और इस पर गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभ सीतारामैया का हार मेरी हार है। समझ रहे हैं? उन्होंने अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुझाव दिया कि स्वाधीनता की राष्ट्रीय मांग एक निश्चित समय के अंदर पूरी कर लेने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए कि एक निश्चित समय स्वाधीनता हमको दे दें। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक मांग पूरी न करने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। किंतु कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुसंख्यक सदस्यों, जो महात्मा गांधी कट्टर अनुयायी थे, के निरंतर विरोध के फलस्वरूप अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद शेष कार्यकाल तक अध्यक्ष कौन थे बताइए? हाँ, बाबू राजेंद्र प्रसाद को शेष काल के लिए अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य साम्राज्यवाद विरोधी तथा प्रगतिशील तत्वों को सरकार के विरुद्ध एकत्र कर भारत को स्वतंत्र कराना था। समझ गए? बोस को जुलाई 1940 में भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके कलकत्ता में बंद कर दिया गया। समझ रहे हैं? लेकिन बोस के भूख हड़ताल करने पर 5 दिसंबर 1940 को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। फिर हुआ क्या? 18 जनवरी 1941 को बोस अपने घर से एक पठान जियाउद्दीन के वेश में फरार हो गए। उन्होंने दाढ़ी उड़ी लगाई ये सब, और जियाउद्दीन बन के वहां से निकल गए। भागने के क्रम में बोस सुभाष चंद्र बोस कार द्वारा कहाँ गए? मोगा गए। वहां से रेल द्वारा, फ्रंटियर मेल द्वारा पेशावर गए। तत्पश्चात भगत राम तलवार के सहायता से काबुल पहुंच गए। समझ गए? अब काबुल में वहां पर एक इटालियन जाली पासपोर्ट हासिल किया, जिसका नाम था ऑरलैंडो मैजेंटो। ऑरलैंडो मैजेंटो के नाम से एक इटालियन जाली पासपोर्ट की व्यवस्था की और हवाई जहाज से सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। समझ आया? ये प्रश्न भी पूछा गया है। किस नाम से उन्होंने पासपोर्ट हासिल किया था? ऑरलैंडो मैजेंटो। आइए मॉस्को से बोस 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में इनका स्वागत हिटलर के प्रमुख सहायक रिबेनट्रॉप ने किया। यहीं पर बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी। जैसे मुसोलिनी को क्या है? इल्ड्यूस की। हिटलर की उपाधि क्या है? डेर फुहरर। और फ्रेंको की उपाधि क्या है? एल कोडिल्लो। इन सभी उपाधियों का मतलब होता है नेता। उसी तरह से सुभाष जी को क्या कहा गया? नेताजी। बर्लिन में हिटलर ने बोस को बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने तथा जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों से एक आजाद हिंद फौज स्थापित करने की आज्ञा दी। यहीं पर उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की तथा जनवरी 1942 तक बोस ने 2 सैनिक दस्ते भी तैयार किए नेताजी ने। इसके बाद रोम और पेरिस में भी फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किया। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। अब इसके बाद अपने पहले प्रश्न को याद करिए, जिसमें रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस से एशिया में आने का आग्रह करते हैं। तो इन दोनों प्रश्न नंबर 1 और 25 को जोड़ करके देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखा है। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, आपको लाभ मिल रहा है, तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब करिए
और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ प्रदान करिए, ताकि वो भी परीक्षा में आपके साथ पीजीटी परीक्षा पास करके अध्यापक बने और देश के कर्णधारों को तैयार करें। आप सब लोगों ने पूरी क्लास को बहुत अच्छे से समझा, और मेरा आप लोगों से एक ही बात बार बार कहना है, रिवीजन आप जारी रखिए, प्रैक्टिस आप जारी रखिए, सफलता आपके कदम चूम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।